अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शादेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से हुकूमत और माहिरीन ने मई के महीने को अहम करार दिया हुआ है। खदशा है कि इस दौरान केसेस में इजाफे की वजह से अस्पतालों पर दबाव बढ़ सकता है, मगर इस वक्त तक हालात कंट्रोल में हैं और मौजूदा हालात को देखते हुए लॉकडाउन में नरमी जैसे बड़े फैसले किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ रेलवे ने 10 मई से महदूद पैमाने पर ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया और आज अंदरूनी मुल्क परवाजें शुरू करने का एक अहम फैसला सामने आया है। वफाकी वजीर बराए एविएशन गुलाम सरवर खान का कहना है कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में अंदरूनी मुल्क परवाजें शुरू करने का फैसला किया गया है। इब्तिदाई तौर पर यह परवाजें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान चलाई जाएंगी। इस बारे में हतमी फैसला कल कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में किया जाएगा। इसके साथ साथ आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक अहम सिफारिशात भी पेश की गई, जिसमें 9 मई के बाद लॉकडाउन नरम करने की सिफारिश भी शामिल है। साथ ही मुल्क भर में मकामी सतह पर ट्रांसपोर्ट खोलने की सिफारिश की गई है। सिफारिशात के मुताबिक सूबों, शहरों और मकामी सतह पर बसों को SOPs के साथ सफ़र की इजाज़त दी गई है और अंदरूनी मुल्क परवाज़ों को वक्फे के साथ ऑपरेट करने की सिफारिश भी की गई है। इसके साथ साथ रश से बचते हुए तमाम अहम स्टेशन के दरमियान मुसाफिर ट्रेनों को भी मुनासिब तादाद में इजाज़त देने की सिफारिश की गई है। कम्युनिटी मार्केट्स, रिटेल अशिया की दुकानें, रेस्टोरेंट्स, वर्कशॉप्स, पार्क्स और खेलों के मैदानों को भी SOP के तहत खोलने की सिफारिश शामिल है। इसी तरह दुकानें खोलने के वक्त को बढ़ाने की सिफारिश की गई है, जबकि इतवार का दिन सेफ डे यानी महफूज दिन के तौर पर मनाने और 100% लॉकडाउन की सिफारिश की गई है, जबकि मजहबी और अवामी इज्तिमात की इजाज़त ना देने की सिफारिश की गई है। पहले से बंद सनतें और तालीमी इदारे बंद रखने की भी सिफारिश की गई है, जबकि बड़े शॉपिंग मॉल्स भी बदस्तूर बंद रखने की सिफारिश की गई है। पाकिस्तान में एक तरफ केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ लॉकडाउन में नरमी पर गौर हो रहा है और अगर इस दौरान पाबंदियों पर अमल ना हुआ तो केसेस बढ़ने का खदशा है। मगर ये जितना भी प्रपोजल है, इस हवाले से ये इतलात भी आई कि सूबों के दरमियान इख्तलाफ भी पाया जाता है। सिंध हामी नहीं है इस बात का कि ट्रेनें खोली जाएं, दूसरे सूबों ने भी सिंध की हाँ में हाँ मिलाई है। इस हवाले से हम बात करेंगे दूसरे सूबों से भी और सूबा सिंध से भी। हमारे साथ मौजूद होंगे तैमूर सलीम झगड़ा साहब, वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा हैं, साथ याक़ूब शाहबानी, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हैं, और सईद गनी साहब, आप सूबाई वज़ीर सिंध हैं। कि मामला असल में क्या है, क्या सूबे राज़ी भी हैं इस सब के लिए या नहीं है, क्योंकि कल अनाउंसमेंट वज़ीर आज़म ने करनी है, मगर ट्रेनें खोलने की और फ्लाइट ऑपरेशन खोलने की अनाउंसमेंट ऐलान पहले ही कर दिया गया है। सईद गनी साहब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या सिंध मान गया है तमाम चीज़ों पर जो भी मामला सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन में नरमी आएगी, फ्लाइट ऑपरेशंस बहाल हो जाएंगे डोमेस्टिक, साथ में ट्रेनें खुल जाएंगी? शादेब, आज जो NCOC की मीटिंग हुई थी उसमें मैं मौजूद था, लेकिन जहां तक जहाज़ों के चलने की बात है, ट्रेनों की चलने की बात है, इंटर-प्रोविंशियल बसेस के चलने की बात है, वहां तो तकरीबन तमाम सूबों ने ही इसकी मुखालफत की थी और सबका ये ख्याल था कि ना सिर्फ ये कि सूबों के दरमियान जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो जहाज़ के थ्रू हो या ट्रेन के थ्रू या बसेस के थ्रू, वो बंद होनी चाहिए, रुकी रहनी चाहिए, बंद रहनी चाहिए, बल्कि सूबों के दरमियान भी जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर या इंटरसिटी जो बसेस हैं वो भी बंद रहनी चाहिए, ताकि जो अफराद जिस शहर में हैं वो उसी शहर में रहें। तो इस पर तो एक वाज़े इत्तफाक मौजूद था। अब अगर आप बता रहे हैं कि ऐलान कर दिया गया, तो ये बात कम अज़ कम बात तय तो नहीं हुई थी। उसमें कहा गया था कि जो इजलास होगा NCC का, उसमें फिर मशावरत के बाद ये बात की जाएगी। साहब, गुलाम सरवर खान साहब से भी पूछ लेंगे, वो वफाकी वजीर एविएशन है, कि फिर ऐलान कैसे कर दिया गया? अगर फैसला बाद में होना है तो कंसेंसस किस बात पे था? लॉकडाउन में नरमी अगर हो रही है तो क्या शॉपिंग मॉल्स खुल जाएंगे, वैसे आम मार्केट्स भी खुल जाएंगी, और जो सूबे के अंदर या शहरों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो खुल जाएगी, नहीं खुलेगी? किस किस बात पर कंसेंसस हुआ? शायद एक तो मैं ये बता दूं कि जो प्रपोजल्स थे वो हम तमाम सूबों को भेजे गए थे और उन तजावीज़ में ये सारी बातें शामिल थी जो मैंने आपको बताया कि जहाज़ों को खुलना चाहिए, ट्रेन्स को खुलना चाहिए, बसों को खुलना चाहिए, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बंद रखने की बात की गई थी, सिवाय जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके अलावा, और उसके साथ जो एलाइड जो मार्केट्स हैं वो उसकी खुलेंगी। बाकी मार्केट्स जो हैं जनरली वो बंद रखने की तजवीज़ है। जो मॉल्स हैं, आपके बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, उनको बंद रखने की बात की गई है।
जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं मुख्तलिफ इलाकों में, आबादियों में, उनको खोलने की बात की गई है। और जो दुकानें खुलेंगी उसकी टाइमिंग तजवीज़ की गई थी, एक तो सुबह से लेकर शाम तक और फिर इफ्तार के बाद रात 12 बजे तक। तो उस पर हमारा एक ख्याल था कि शायद ये इफ्तार के बाद टाइम नहीं होना चाहिए, उसको शाम में बंद होना चाहिए। बाकी पार्क्स वगैरह को खोलने की बात की गई थी, उस पर हमारा मौक़िफ़ ये था कि उनको खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इस वक्त लोगों को बाहर निकलने की कोई ऐसी मकाम मुयसर नहीं है। लेकिन अगर आप पार्क्स खोलेंगे तो इम्कान है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग उन पार्क्स में जमा हो जाएंगे और वहाँ हमें SOPs पर इम्प्लीमेंट कराना मुश्किल हो जाएगा। प्ले ग्राउंड्स पर पाबंदी की बात हमने कही थी, वहाँ तजवीज़ थी कि खोला जाए, लेकिन हमारा ख्याल था कि इस पर पाबंदी मज़ीद रहनी चाहिए। यानी कि कंस्ट्रक्शन, वफाक ने खुद ने भी जो कंस्ट्रक्शन और उससे मुंसलिक इंडस्ट्री हैं उसको खोलने की बात की है। बाकी इंडस्ट्रीज जैसे पहले सनतें बंद थी वैसे ही बंद रखने की बात हुई है। शॉपिंग मॉल्स और ये भी बंद रहेंगी, जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं वो खुलेंगी। ये वफाक की भी यही तजवीज़ है? जी 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 जी, तजवीज़ यही थी। और फिर इस पर इत्तफाक हो गया सबका? नहीं, जो असद उमर साहब ने कहा था, जो मैंने सुना आखिर में, कि शायद एक कल या परसों मीटिंग करेंगे जो NCC की, लेकिन उससे पहले मजीद इस पे बात करके एक कंसेंसस बना के फिर उस मीटिंग में अनाउंस करेंगे। जाकर शाहवानी साहब, बलूचिस्तान ने ज़ाहिर है लॉकडाउन में तोसी का भी अनाउंसमेंट कर दी थी, आप भी इस बात के मुखालिफ थे। वो कह रहे हैं कि बाकी सूबे भी मुखालिफ थे कि ट्रेन ऑपरेशंस ना खोले जाएं, डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशंस भी ना खोले जाएं। जी देखिए, हमने थर्ड टाइम लॉकडाउन में 2 हफ्ते का एक्सटेंशन किया है 19 मई तक, और हमारा मतमे नज़र ये है कि बलूचिस्तान में जो लोकल ट्रांसमिशन है तेजी से बढ़ रही है। कल से कबल जो है मैं डबल डिजिट्स में रिपोर्टिंग किया करता था पॉजिटिव केसेस का, 20, 30, 40, 50। परसों रात से 103 हो गए। कल जो है 863 रिपोर्ट्स मैंने वसूल किए, जिसमें से 174 पॉजिटिव थे, जो तकरीबन 20-21% बनते हैं। आज जो है 793 में 168 पॉजिटिव आए, जो 21% बनते हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए हमारा जो टॉप प्रायोरिटी इस वक्त वो ट्रेड बिजनेस नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियां बचाना है। हमारा मौकिफ ये है कि अगर चंद अरसे बाजारों के वीरान रहने से हॉस्पिटल्स वीरान रहते हैं तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। और इस वक्त दुनिया में जो अवेलेबल वैक्सीनेशन मौजूद है कोरोना का, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, और जो मेडिसिन अवेलेबल है वो है लॉकडाउन। और यही वैक्सीन और मेडिसिन चाइना ने इस्तेमाल करके लॉकडाउन का वो इस मुसीबत से बाहर निकल आए हैं। हमारे पास, दुनिया के पास कोई और मेडिसिन अगर होता जरूर हम किसी भी कीमत पे अपने लोगों के लिए अवेलेबल करते, वो नहीं है। लिहाजा जो लॉकडाउन का जो मेडिसिन है इसी पे हम इत्तेफाक कर रहे हैं और इसीलिए हमने एक्सटेंशन की है। और हमारा तजर्बा ये रहा है कि जब हमने पहली दफा लॉकडाउन का फैसला किया तो 80% हमारे पब्लिक ने हमारे उस मैसेज को बाय किया और हमारे SOPs को फॉलो कर रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे। लेकिन जब हमने 5 सेक्टर रिलैक्स किए तो पब्लिक जो है एक रिलैक्स माइंड सेट अडॉप्ट करना शुरू कर गई और उन्हें यह लगना शुरू हुआ कि शायद कोरोना का खतरा टल गया, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर आज रिलैक्स किए हैं, 10 कल कर लेंगे और उसके बाद लॉकडाउन ही खत्म होगा। बड़ा में मुश्किल वापस लोगों को समझाने में लग गया और हमें 2 डिसीजन लेने पड़े। एक ये कि लॉकडाउन के वायलेशन पे हमने लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया, 4000 के करीब हमने व्हीकल्स। यानी शाहवानी साहब, अभी यहाँ से आगे भी आप मुखालिफ हैं इस बात की कि ट्रेन ऑपरेशंस ना खोले जाएं, फ्लाइट ऑपरेशंस इस वक्त ना खोले जाएं, इंडस्ट्री को ना खोला जाए, कंस्ट्रक्शन जो वफाक कह रहा है उसको खोल लिया जाए या उसको भी ना खोला जाए? देखिए, कंस्ट्रक्शन का शोबा जो है पार्शली हमने तो पहले ही खोल दिया था वफाक के साथ मिलके। उसमें रेत है, बजरी है, ईंट है, सरिया है, इसकी जो शॉप्स है और गोडाउन्स है वो हमने पहले ही अलाउ कर लिया था। हार्वेस्टिंग का सीजन है व्हीट का, उसके साथ जुड़े हुए पेजेंट हैं, वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, उनकी जो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट की जो ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट है उस पर बैन ऑलरेडी लिफ्ट है। जानवरों के चाराजात और परिंदों के दाना पानी वो सेक्टर हमने खोले हैं। अंजुमन ताजरान का मुतालबा था कि खजूर का सीजन है, हमने खरीदारी की है, अगर उसको खोला ना गया दुकानें तो खराब हो जाएंगे, उनके मुतालबे पे हमने ये सेक्टर भी खोल दिया, तो वो हमने पहले खोले हैं। अब ट्रेन में मुश्किलात पैदा हो सकते हैं क्योंकि बोगियों में SOPs मेंटेन करना मुश्किल है। फ्लाइट की हद तक ये शायद मुमकिन हो कि फ्लाइट में जो है लोगों को समझाया जा सकता है और वहां पर अगर जो सीटिंग है अगर उसमें डिस्टेंस हो। अब अगर
पहले ही सीटिंग डिस्टेंस वहां पर नहीं होगा तो एसओपी का फिर मेरे ख्याल ज्यादा फायदा नहीं होगा। जब ये अहम बात है, अगर ट्रेनों पर आपको रिजर्वेशन अगर फ्लाइट में कर लें तो उसको किया जा सकता है। तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर सलीम खान साहब, जो ट्रेन है उस हवाले से नज़र आ रहा है कि 2 सूबों का कंसेंसस है, फ्लाइट के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि अगर एसओपी फॉलो कर लें तो फिर हो सकता है, मगर सिंध के उस पर रिजर्वेशन है। आप लोग क्या सोच रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के इस हवाले से, क्या मौक़िफ़ है? प्लेन्स पे, जहाज़ों पे जो पोजीशन थी, मेरे ख्याल में एक सूबा पार्शली फॉर था, एक हम ओके थे, 2 सूबे जो थे वो ज़्यादा कॉशियस थे। मैं इसको ऐसे देखूंगा शाहजेब, अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिलहाल 2 टाइप के फैसले हैं हमारे लिए। एक ये जहाँ पे हम बाकी फेडरल गवर्नमेंट के साथ, बाकी वफाक के साथ जाने के लिए तैयार हैं, जो मुश्तरका डिसीजन हो उस डिसीजन को हम मानेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी सिचुएशन के मुताबिक देखते हैं, जिन पे हम ज़्यादा फर्म स्टांस लेंगे। मिसाल उसकी एक ये है कि जो रिटेल के खुलने पे बात हुई उस पे हमारा ये ख्याल है, और चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा, जिस पे हमने मुशावरत की थी, कि हम चाहते हैं कि रिटेल खुले, यकसा एक साथ फैसला हो, लेकिन हमारे ख्याल में बड़ा हमारा कामयाब फैसला रहा है और कामयाब स्ट्रेटजी रही है कि रमज़ान के दौरान सब कुछ 4 बजे बंद होगा। तो जो एक डिस्कशन हुई थी कि रात को दुकानें खुले, हमारे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में ये पोजीशन है कि हम दिन में रियायत दे सकते और फिर शाम को जो है वो ब्रीदिंग स्पेस होनी चाहिए सबकी। साहब, मगर आपने कहा कि कुछ लाइंस हैं आपकी, मगर जो ट्रांसपोर्ट है उस हवाले से भी और दूसरे मामलात में या इंडस्ट्री के मामलात में आपको लगता है कि आप इंश्योर करा पाएंगे, जो एसओपीज़ हैं वो फॉलो करा पाएंगे, चाहे वो रेलवे हो या दूसरी चीज़ें हो? क्योंकि अभी हमें नज़र आ रहा है नादरा के ऑफिस खुले हैं, अवाम नहीं पासदारी कर रहा है, एसओपी तय हुआ था हुकूमत के साथ। आज डॉन में खबर है कि जो नमाज जुमा है खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर शहरों में हज़ार से ज़्यादा लोग मसाजिद में नमाज पढ़ रहे हैं, कोई एसओपी फॉलो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर बाकी चीज़ों में कैसे फॉलो करा लेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन्स को देखें या प्लेन्स को देखें, आप ये सोचें कि ट्रेन्स में फॉर एग्जांपल ये गवर्नमेंट के हाथ में है, फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में है कि उन्होंने उन ट्रेन्स में कितने टिकट बेचने और लोगों को कैसे अंदर रेगुलेट करना। मसाजिद के अंदर उस तरीके से गवर्नमेंट नहीं रेगुलेट जो है वो करता। अगेन मेरे ख्याल में ऐसे मौके पे जो फैसले हों, बास पे आप लाइन जो है वो जरूर ड्रॉ करें। जैसे हमने कहा, हमारे ख्याल में सिचुएशन ऐसी है कि कुछ रिस्क हम लेने के लिए तैयार हैं अगर वो मुल्क में उस पे कंसेंसस बने तो, और कुछ रिस्क हमारी लोकल सिचुएशन से, जैसे ओपनिंग आवर्स कितने होने चाहिए। हमारे ख्याल में एक मॉडल ये हो सकता है, वहाँ पे 1 दिन की छुट्टी की बात हुई, हमारे ख्याल में शुरू में हमें अगर इतनी हम चीज़ें खोले तो उनको हम मिटिगेट कर सकते हैं 3 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन हफ्ते में करा के। तो फ्राइडे टू संडे का जो है अगर वो कंप्लीट फिर लॉकडाउन हो, और उसके बाद भी हम देखें कि क्या हो रहा है, डेथ्स खास तौर पे, क्योंकि केसेस का तो टेस्टिंग से ताल्लुक है कि वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही, तो उससे हम साथ साथ फैसला कर सकते हैं कि आया ये डिसीजन सही है या नहीं है सही। सही साहब, अब कल जो भी फैसला होता है वज़ीर आज़म जो भी करते हैं, आप सूबा सिंध साथ ही जाएगा उसके, कि जो भी फैसला कंसेंसस के साथ हो, जो भी वज़ीर आज़म कल फैसला करें? देखें, वज़ीर आज़म साहब जो मीटिंग करते हैं उसमें भी सूबों से मशावरती की जाती है। तो अभी जो बात तैमूर साहब कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारा भी इस पे इत्तफाक हो सकता है कि सूबे में 3 दिन तक जो है वो बिल्कुल हर चीज़ बंद रहनी चाहिए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और बाकी जो 4 वर्किंग डेज होते हैं उसमें भी सुबह 8 बजे से हम शुरू करें, 5 बजे तक काम करने की इजाज़त दी जा सकती है जिन बिजनेस को हम अलाउ करते हैं। तो इस तरह एक कंसेंसस बन सकता है, और मैं समझता हूँ कि शायद इस पे तो कोई इशू नहीं होगा। अलबत्ता जो ट्रेन्स की बात है, वो भले कह दें कि जी टिकट्स हम कम बेचेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन चूंकि ट्रेवलिंग काफ़ी अरसे से बंद है तो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं। आप जिस वक्त भी ट्रेन अलाउ करेंगे, जहाज़ अलाउ करेंगे, बसेस अलाउ करेंगे, उनके अंदर इस बात को यकीनी बनाना कि मुसाफिर कम से कम बैठे, ये नामुमकिन है, ये पॉसिबल नहीं होगा कि उसको मैनेज कर सके। तो रिवायती तौर पर जिस तरह ट्रेन और बसेस खचाखच भरी हुई जाती हैं, मैं ये समझता हूँ कि उसी तरह वो जाएंगी, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा।
शबानी साहब, आप जो फैसला होता है कंसेंसस के साथ उसकी पासदारी करेगा बलूचिस्तान भी, कि ताकि अगर वज़ीर आज़म फैसला कर रहे हैं तो एक ही मैसेज जाए पूरे मुल्क में, या फिर आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें होंगी जो आपकी भी अपनी लाइन्स होगी, खबर पख्तूनख्वा भी कह रहा है, और उसके हिसाब से आप लोग फैसला करेंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जो चेयर करते हैं एनसीसी की मीटिंग, उसमें तमाम वज़राए आला तशरीफ फरमा होते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब तमाम वज़राए आला को बड़े आराम से सुनते हैं और जो कन्विंसिंग पॉइंट है, मैंने खुद नोट किया है, बहुत सारे मीटिंग में मैं मौजूद रहा हूँ सीएम बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के साथ, कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो जहां कायल होते हैं वो स्पेस देते हैं और जहां वो कायल करते हैं दीगर वज़राए आला को, वो कायल हो जाते हैं और इसी तरह हमेशा कंसेंसस डेवलप होता रहा है। और यही वजह है कि एक नेशनल नैरेटिव, नेशनल पॉलिसी और नेशनल स्ट्रेटजी की जरूरत थी जो जनरेट हो चुकी है, वो क्रिएट हो चुकी है। अब सूरत हाल एक और भी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये कहते हैं कि एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए कंसेंसस के साथ साथ, एक और जुमले का प्राइम मिनिस्टर साहब इजाफा ये करते हैं कि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे अपने जो मारूजी हालात है उसको मद्देनजर रखते हुए भी फैसला कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी फेडरल गवर्नमेंट ने ज्यादा सेक्टर खोले थे जब रिलैक्सेशन का फैसला हुआ था लॉकडाउन में, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने सिर्फ 5 सेक्टर हमने खोले थे। तो इसमें यह है कि फेडरल गवर्नमेंट का जो ओवरऑल एक जो नैरेटिव है, जो पॉलिसी है, उसके साथ साथ सूबे अपने तौर पे भी अपने हालात को देख के हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुलाम सरवर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, वफाकी वज़ीर एविएशन। गुलाम सरवर खान साहब बहुत शुक्रिया। साहब, अभी तो आप लोगों ने अनाउंस भी कर दिया, सूबों में कंसेंसस भी नहीं हुआ था, कल वज़ीर आज़म की भी मीटिंग थी, आपने अनाउंस भी कर दिया फ्लाइट ऑपरेशन खोलने का भी, ट्रेन ऑपरेशन खोलने की भी अनाउंसमेंट आ गई, तो ये कंसेंसस एतमाद में लिए बगैर कैसे आपने अनाउंस कर दिया ये? देखिए जी, हमने तो पब्लिक डिमांड पे ये राय दी है, सिफारिश की है, रिक्वेस्ट की है कि डोमेस्टिक ऑपरेशन खुलना चाहिए। डोमेस्टिक पार्शली खुला हुआ है कि गिलगित और स्कर्दू के लिए हमारी फ़्लाइट्स जा रही हैं। स्कर्दू हमारी वीकली 5 फ़्लाइट्स हैं और गिलगित में हमारी तकरीबन 14 फ़्लाइट्स हैं हफ्ते की, तो उसका SOP भी मौजूद है और फ़्लाइट्स ऑपरेट भी कर रही हैं। फिर हमने डोमेस्टिक प्राइवेट चार्टर का भी SOP बना के उन्हें भी इजाज़त दे दी है। इंटरनेशनल चार्टर को भी SOP बना के इजाज़त दे दी है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी ऑपरेट कर रही हैं कि 30 फ़्लाइट्स हमारी इनबाउंड और 70 फ़्लाइट्स आउटबाउंड, और हज़ारों लोगों को ला रहे हैं, हज़ारों लोगों को लेके जा रहे हैं। तो डोमेस्टिक ऑपरेशंस बंद नहीं होने चाहिए। कराची से कोयटा से लोग 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपये दे के प्राइवेट टैक्सीज़ पे इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर आ रहे हैं और 12 से 16 घंटे की सफ़र की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो एक पब्लिक डिमांड भी थी, उस पर एक वाज़ेह SOPs भी थे और एक नहीं एक मीटिंग्स में, NCOC की मीटिंग्स में हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, सब कमेटीज़ की मीटिंग में रिक्वेस्ट कर चुके हैं और कोई ऐसी मुखालफत भी नहीं। पंजाब ने भी उससे सपोर्ट किया आज और KP की तरफ से भी कोई ऐसी अपोजिशन नहीं आई, उसकी भी सपोर्ट थी। सिंध की तरफ से कोई वाज़े उसकी मुखालफत नहीं की गई। अगर वो थोड़ी मुखालफत थी तो कोयटा की तरफ से थी, लेकिन दूसरी साइड पे बलूचिस्तान की ये डिमांड थी कि इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट खोल ली जाए। तो अगर इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट को वो रिकमेंड कर रहे हैं तो यकीनन कोयटा की फ़्लाइट पे भी उन्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। लेकिन हतमी फ़ैसला तो कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने करना है। मतलब अभी बलूचिस्तान के तर्जुमान शाबानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो तो उन्हें फ़्लाइट पर नहीं ट्रेन पर एतराज़ हो रहा था, मगर सिंध को ज़रूर फ़्लाइट ऑपरेशन पर एतराज़, उन्होंने कहा दूसरे सूबों को भी साथ एतराज़ हो रहा था। अब उम्मीद करता हूँ कल जो फैसला है वो कंसेंसस के साथ आए। मगर आप ये SOPs फॉलो कैसे कराएंगे? जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं अभी जो आई हैं उसमें अक्सर बड़ी तादाद में लोगों में वायरस की तशख़ीस हुई है और ये समझ में नहीं आ रहा है फ़्लाइट में हो रहा है उन्हें या फिर वहाँ जहाँ डेस्टिनेशन से आ रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से हो रहा है। और पाकिस्तान पर पहुँच के डेस्टिनेशन पर पहुँच कर बहुत सारे मसबत आए हैं, साथ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं फॉलो हो रही, सबने मास्क भी नहीं पहने हुए फ़्लाइट्स में। तो ये डोमेस्टिक में आप कैसे कर लेंगे सारे SOPs फॉलो जब इंटरनेशनल में नहीं हो रहे? डोमेस्टिक में एक बंदा फ्लाई करता है, प्राइवेट चार्टर पे 10 लोग आ रहे हैं, प्राइवेट चार्टर पे 6 लोग आ रहे हैं, वो जहाज़ में सवार होते हैं, उनका एक SOP है कि उनका थर्मल टेस्ट होता है, स्कैनिंग होती है। वो जब लैंडिंग करते हैं उस वक्त उनका थर्मल टेस्ट होता है और स्कैनिंग होती है, सिंपल। उसके लिए SOP हमारा ये है। जो हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स
गिलगित बल्तिस्तान ऑपरेट कर रही हैं, उसके लिए भी स्टैंडर्ड SOP यही है। एक बंदा कराची से कार पे 5 लोग बैठ के आ रहे हैं, उनके लिए तो कोई टेस्ट नहीं है, कोई चेक नहीं है, वो ट्रैवल कर रहे हैं, 5 बंदे कार में बैठ सकते हैं, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। लोग ट्रकों में बैठ के आ रहे हैं, लोग कंटेनर्स में बैठ के आ रहे हैं, लोग छुप छुपा के बसों में आ रहे हैं। तो यहाँ तो कम अज़ कम बोर्डिंग होने से पहले भी स्कैनिंग होती है, जब आप निकल रहे हैं फिर भी आपकी स्कैनिंग होती है, आपका बाकायदा टेस्ट, एक किस्म का थर्मल टेस्ट होता है कि आपका कोई टेम्परेचर तो नहीं है, स्कैनिंग होती है, उसके बाद घर जाने की इजाज़त दी जाती है। मगर मुझे नहीं पता कराची से कैसे गाड़ी में बैठ के 5 लोग आ रहे हैं, क्योंकि कराची के अंदर तो अगर 2 लोग से ज़्यादा गाड़ी में बैठे हों तो पुलिस पकड़ लेती है। हाईवे पे भी यही कहा गया है कि जी अगर 2 लोग से ज़्यादा होंगे तो पुलिस आपको नहीं जाने देगी। तो यहाँ पर तो बाकायदा तौर पर फॉलो किया जा रहा है SOPs को। आप जहाज़ में नज़र आ रहा है जो फुटेजेस आई हैं कि एक तो साथ साथ बैठे हुए हैं, मास्क भी नहीं पहने हुए हैं, तो आप कम अज़ कम कोई SOPs फॉलो कराएंगे कि साथ ना बैठें, मास्क पहने हो, डिस्टेंस फ्लाइट की सीटों में हो, कोई एक सीट दरमियान में खाली हो, कुछ ऐसा करेंगे? एक मसलन A320 की फ़्लाइट है, 3 सीट्स होती हैं दोनों साइड्स पे, दरमियान वाली सीट खाली रखी जाएगी, फुल पैसेंजर लेके नहीं जाएंगे। अगर 120 की कैपेसिटी है A320 की छोटे जहाज़ की तो उसमें 80 पैसेंजर्स जाएंगे। बड़ा जहाज़ है तो उसके मुताबिक एक सीट दरमियान में खाली रख के सोशल डिस्टेंस का वहाँ भी ख्याल रखा जाएगा, मास्क फराहम किया जाएगा, थर्मल उसका टेस्ट होगा, जब वो उतरेगा फिर उसकी स्कैनिंग होगी तो फिर वो अपनी अगली मंजिल को जा सकेगा। बहुत शुक्रिया। गुलाम सरवर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं कि कल क्या फैसला होता है। सूबों की राय आपने सुनी है। पंजाब के हवाले से कल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कह चुकी थी कि अगर केसेस की तादाद में इजाफा होगा तो फिर उसी तनासुब से अमवात में भी इजाफा हो सकता है, मगर अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक आम सियासी डेवलपमेंट हुई है और वो भी इत्तेहादी के खिलाफ इत्तेहादी ने नैब के खिलाफ बात की है। चौधरी परवेज़ इलाही ने खुल के बात की है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। शेख रशीद ने ईद के बाद नैब की टार्जन की तरह वापसी का इशारा दिया। टार्जन की तरफ से 2 तरफा कार्रवाई का इशारा दिया, मगर हुकूमत के अहम इत्तेहादी ईद से पहले ही नैब के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। नैब से जो शिकायत ऑपोजिशन जमातों को थी, जो शिकायत बिजनेस कम्युनिटी और ब्यूरोक्रेसी को थी, अब वो शिकायत अहम हुकूमती इत्तेहादी जमात काफ लीग को भी हो गई है। मगर शिकायत के साथ साथ जो बात की गई है वो बहुत अग्रेसिव है। काफ लीग को शिकायत है कि नैब ने अचानक से 19 साल पुराने केस की फाइल खोल दी है, जिसके खिलाफ चौधरी बिरादरान ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। चौधरी बिरादरान की दरख्वास्त के मुताबिक बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख में एहतसाब के कानून को सियासी इंतकाम के लिए गलत इस्तेमाल किया गया। सन 2000 में चेयरमैन नैब ने दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दी थी और उन पर इख्तियारात से तजावुज़ और आमदनी से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम लगाया। तहकीकात का मकसद शफाफ एहतसाब नहीं था, बल्कि उसका मुहर्रिक सियासी था, क्योंकि नैब ने एक ऐसी दरख्वास्त पर तहकीकात का हुक्म दिया जिस पर दरख्वास्त गुजार का पता तक दर्ज नहीं था। मगर नैब ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। नैब ने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। चौधरी बिरादरान के घर से भी रिकॉर्ड लिया गया, मगर नैब शवाहिद इकट्ठा नहीं कर सका। जब शवाहिद नहीं मिले तो नैब के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि वो तहकीकात को बंद कर देती। नैब की कानूनी टीम ने भी यही मशवरा दिया कि तहकीकात बंद कर दी जाएं, क्योंकि केस कमज़ोर है और शवाहिद की ज़रूरत होगी। मगर नैब ने खुफिया मकासद के लिए तहकीकात बंद नहीं की और दोनों दरख्वास्त गुजारों के सर पर तलवार लटकती रही। दरख्वास्त के मुताबिक यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि नैब ने कभी दोनों दरख्वास्त गुजारों को ये नहीं बताया कि उनके कौन से असासे आमदनी से जायद हैं, बल्कि नैब उन्हें नाम नेहाद सवालनामा और परफॉर्मा भेजता रहा। दरख्वास्त गुजार इस दौरान नैब के साथ मुकम्मल ताउन करते रहे। नैब को जो भी मालूमात दरकार होती थी वो फराहम की गई और जब नैब ने बुलाया वो नैब के सामने पेश भी होते रहे। नैब ने जो पूछा उन्हें बताया गया। दरख्वास्त गुजारों को ये पता चला कि नैब के तफ्तीशी अफसरान और रीजनल बोर्ड ने 2017 और 2018 के दरमियान तहकीकात बंद करने की सिफारिश की थी। हालांकि उस वक्त दरख्वास्त गुजारों के मुखालिफिन की हुकूमत थी और इस बात की तस्दीक नैब के रिकॉर्ड से भी होती है। दरख्वास्त में मौका इख्तियार किया गया कि नैब की साख, उसकी जानिबदारी और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल इस वक्त मौजूए बहस बनी हुई है। ना सिर्फ तमाम सियासी जमातें बल्कि इंसानी हुकूक के इदारे और दानिश्वर भी इस पर बात कर रहे हैं। यहाँ ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि नैब के कंडक्ट और इख्तियारात के इस्तेमाल पर मुल्क की आला अदालत ने भी नोटिस ले चुकी है। दरख्वास्त में मौका इख्तियार किया गया है
कि नैब की तलवार दरख्वास्त गुजारों के सर पर सियासी मकासद के लिए लटकाई गई है। चेयरमैन नैब की तरफ से 2019 में दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ नैब तहकीकात दोबारा से खोलने का फैसला बदनीयती पर मबनी है और दरख्वास्त गुजारों का सियासी किरदार महदूद करने की कोशिश है। तहकीकात दोबारा से शुरू करने का फैसला इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की एक आला मिसाल है। दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ 20 साल तक तहकीकात जारी रखना गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है, इसलिए अदालत नैब की तहकीकात को बदनीयती पर मबनी, गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावुज़ करार देकर ख़त्म करने का हुक्म जारी करे। दरख्वास्त में चौधरी बिरादरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चेयरमैन नैब को 19 साल पुराने और बंद की जाने वाली इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं। इस दरख्वास्त पर हमने नैब का मौक़िफ़ मालूम किया तो नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त अदालत में दायर की गई है, नैब अपना मौक़िफ़ भी अदालत में देगा। अब अदालतें भी नैब की कारकर्दगी और इख्तियारात से तजावुज़ पर एतराज़ उठाती रहीं, ऑपोजिशन जमातें भी करती रहीं। अब हुकूमत के अपने इत्तेहादी उस एतराज़ को और उस तनकीद को अपनी दरख्वास्त में कोट कर रहे हैं जो अपोजिशन ने किया, साथ ही सियासी इंजीनियरिंग का हवाला दे रहे हैं। और ये बात इस हवाले से साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने की थी। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से उन्होंने कहा था गुज़िश्ता साल 11 सितंबर को, उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा था कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत ख़तरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है और इस तासुर के ख़ात्मे के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। अब कुछ अर्सा पहले तक जब नैब की तरफ से अपोजिशन के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा था तो हमने डीजी नैब लाहौर से सवाल किया था कि आप बार बार लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और नैब का मौक़िफ़ यह है कि गिरफ्तारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग शवाहिद मिटा सकते हैं। ये बात उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से कही थी। तो हमने सवाल किया कि गवाहों पर या फिर रिकॉर्ड पर असरअंदाज तो अगर कोई हो सकता है तो वो हुकूमत के लोग हैं, उनके रिकॉर्ड तक रसाई है। आप चौधरी बिरादरान को, अलीम खान को क्यों नहीं गिरफ्तार करते? तो उन्होंने क्या कहा था, ये ज़रा सुनो। आपने परवेज इलाही, मोनिस इलाही, अलीम खान से नहीं पूछा पाकिस्तान में आपके कितने असासे हैं, क्योंकि वो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, इन्फ्लुएंस अगर वो कर सकते हैं इस वक्त, रिकॉर्ड को तब्दील कर सकते हैं तो पावर पोजीशन में वो हैं, उनसे नहीं पूछा आपने? वो जितने उनका जितना रिकॉर्ड है वो सारे का सारा हमारे पास सेफ पड़ा। ये केस उनका सन 2000 से चल रहा है, 18 साल हो गए इनका केस चल रहा है। तो उनके पास जो एविडेंस यहाँ पे है, उनका सारा मसला ये है कि जो उनकी बाहर प्रॉपर्टीज़ अलेज हैं उसका हम कंफर्म कर रहे हैं ताकि वो हमारे पास आ जाए तो हम उसे कंप्लीट करें। अब इस इंटरव्यू के 1.5 साल के बाद काफ लीग को भी नैब से शिकायत हो गई है। काफ लीग ने वज़ीर आज़म इमरान खान से कहा है कि वो पता चलाएं कि नैब ऐसा क्यों कर रहा है। यूनिस के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए काफ लीग से ताल्लुक़ रखने वाले वाहिद वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान का काम है कि वो खोज लगाएं कि नैब इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है, और वो कल ही वज़ीर आज़म इमरान खान से नैब के मामले पर बात करेंगे। अब जो नैब 20 साल में असासा जात का पता नहीं लगा सकी, जो नैब फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकी, ये बताएं मुझे कि उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? बिल्कुल है। आखिर ये डिग आउट करना चाहिए, ये डिग आउट करना प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है। उनको डिग आउट करना चाहिए कि नैब इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। तो आप प्राइम मिनिस्टर से बात क्यों नहीं करते? हम जरूर करेंगे, एक इत्तेहादी होने के नाते मैं कोशिश करूंगा कि मैं सुबह ही उनकी खिदमत में गोश गुजार करूं कि जनाब ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो उन लोगों में से हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर आपको कह देंगे कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, फिर क्या कहेंगे आप? फिर इंडिपेंडेंट इदारा है ना, तो फिर इंडिपेंडेंट इदारे के खिलाफ तो अब हमारे पास कोई और रास्ता है कि हम अदालत आलिया का दरवाजा खटखटाएं? अच्छा, कोई रास्ता है? प्रोग्राम के दौरान तारिक बशीर चीमा को नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने एक मशवरा भी दिया, जिस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। एक रास्ता है हामिद मीर साहब, मैं इन्हें बता सकता हूँ। जी बताएं। जी, वो रास्ता ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब को सुबह जाके मिलेंगे तो उनको ये बताएं कि हम पंजाब में आपकी हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं, देखिए किस तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो एहसन इकबाल साहब, गुजारिश ये है कि वो आप मुझसे, मेरे जितना आप जानते हो चौधरी साहबान को, मीर साहब आप भी जानते हो, वो इतने एक वफादार आदमी हैं कि ना उन्होंने ये बात करनी है ना उनसे ये बात होनी है, इसलिए कि उनकी सियासत बड़ी क्लियर है, सामने है। एहसन इकबाल साहब को भी बिल्कुल मुकम्मल आगाही है इस बात से। अलबत्ता एहसन भाई एक मिनट, एहसन भाई अलबत्ता देखें, हमारे लिए ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया होगा कि या तो वो डिग आउट करे कि क्या नैब की इंक्वायरी सही है कि गलत है। अगर उसकी इंक्वायरी सही है तो वी मस्ट फेस द म्यूजिक। अगर हमने पैसा लूटा है, अगर हमने कोई बदमाशी किया तो हम क्यों ना फेस करें उसको, यार फेस करना चाहिए। लेकिन
अगर हमारी क़यादत के साथ या किसी की सिर्फ, जिस तरह अभी एहसन साहब भी फरमा रहे थे, खट्टर साहब ने भी फरमाया, किसी को टारगेट करके उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश की जाए, तो ये तो एहसन साहब कह रहे हैं ना कि मैं जाकर सुबह उन्हें कहूँ कि हम पंजाब से अलहदा हो रहे हैं, हम मरकज से भी, पंजाब से भी, हर जगह से अलहदा हो सकते हैं। मरकज़ से भी, पंजाब से भी, हर जगह से अलहदा हो सकते हैं। पंजाब में जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, उसके लिए काफलीग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफलीग के रहनुमा कामिल अली आगा साहब, जो कि चौधरी बिरादरान के बहुत करीब हैं, जनरल सेक्रेटरी पंजाब हैं, काफलीग के तर्जुमान हैं। कामिल अली आगा साहब, बहुत शुक्रिया। कामिल साहब, ये जो दरख्वास्त में कहा गया है सियासी इंजीनियरिंग, सियासी किरदार आपका महदूद करने के लिए नैब ये कार्रवाई कर रहा है, आप लोग तो पहले ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ हैं, उनका सहारा हैं, आपका किरदार क्यों महदूद करेगा? आपके खिलाफ क्यों सियासी इंजीनियरिंग करेगा नैब? शाहज़ेब, हमारे साथ जो होता है वो तो हम तो क्या, ये दुनिया रान है। ये 20 साल पहले एक नामालूम फ़र्द की दरख्वास्त के ऊपर ये हमारी इंक्वायरी शुरू हुई, 20 साल कबल। और जो ही ये इंक्वायरी शुरू हुई, इस तरीके से ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई। उनकी तरफ से तो यही कोशिश थी कि हम ह्यूमिलिएट हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस कार्रवाई की वजह से कि हमारे घर की टूटियां तक चेक की गई, यानी चौधरी बिरादरान के दफातर तक के ऊपर छापे मारे गए, और क्या क्या कुछ था जो चेक नहीं किया गया। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि साबित कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक नामालूम फ़र्द ने जो दरख्वास्त दी थी, जो 2 दरख्वास्तें थी, दूसरी दरख्वास्त जो है उसके ऊपर नाम था एक बंदे का, लेकिन उसका अता पता ही नहीं था कि वो कौन है, और आज तक नहीं पता कि वो कहाँ का रहने वाला और कौन शख्स था। तो ये 20 साल से ये बार बार ये कंक्लूड होता है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको बंद कर दिया जाए। अच्छा, मगर मुझे ये बताइए ना कि ओपोजिशन के खिलाफ अगर कार्रवाई हुई है तो नजर आया ओपोजिशन कहती है कि हमारे खिलाफ सियासी इंजीनियरिंग हो रही है क्योंकि हम वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद करते हैं। तो अगर शाहिद हक़ान अब्बासी साहब तनकीद करते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, वज़ीर आज़म अमेरिका में जाके कहते हैं कि वो कहता था गिरफ्तार कर लो, हमने कर लिया, हालांकि नैब ने किया था, एहसन इकबाल गिरफ्तार होते हैं। तो जो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को टफ टाइम देते हैं वो नैब गिरफ्तार उन्हें कर लेता है और वो फिर तनकीद करते हैं कि इसलिए गिरफ्तार किया। तो बात समझ में आती है, आप क्या टफ टाइम दे रहे हैं? आप तो इत्तेहादी हैं, साथी हैं, आप क्या कहीं ना कहीं तंग कर रहे हैं उन्हें कि जिसकी वजह से आप नैब पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और नैब ये कर रहा है? क्या कुछ ऐसा हो रहा है? क्यों पता नहीं, समझ नहीं आती कि ये अदारा हमारी जान क्यों नहीं छोड़ता। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सारी कारकर्दगी और इस सारी कार्रवाई से एक बात तो इस्टेब्लिश है कि इस अदारे की क्रेडिबिलिटी जो है वो डैमेज हो चुकी है। अब बैनुल अक़वामी तंजीमें इंसानी हकूक़ की और कौमी तंजीमें इंसानी हकूक़ की सबकी सब इस बात पे बड़े वाज़े अंदाज में ये राय रखती हैं कि ये अदारा जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और इस्तेमाल खुद ही हो रहा है या कोई कर रहा है ये अल्लाह जानता है। लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है, मतलब ज़ाहिर है अब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए कोई इस्तेमाल ही करेगा। इस्तेमाल करने वाले का आप नाम नहीं ले रहे और आप वज़ीर आज़म पर तनकीद नहीं कर रहे, नैब पर तनकीद कर रहे हैं। क्या ये इसलिए है कि आप अभी वज़ीर आज़म को ये कह रहे हैं कि हम आप पे नहीं तनकीद कर रहे, हम सिर्फ नैब पर तनकीद कर रहे हैं कि वो सियासी इंजीनियरिंग कर रहा है, और क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये भी नहीं बोल रहे? तो वज़ीर आज़म साहब, आप अपना किरदार अदा करें, नैब को रोकें। जी, यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को नोटिस लेना चाहिए, और जो उनके ऊपर सवालिया निशान बनता है इस कार्रवाई की वजह से, उसको बड़े वाज़े तौर पे साफ़ करना चाहिए, और उनको इस बात का सबूत देना चाहिए कि वो वाकई इस कार्रवाई के पीछे उनका वजूद नहीं है, और वो नेक नीयती के साथ हमारे साथ जो इत्तेहाद उन्होंने किया हुआ है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और वक्त की भी ये ज़रूरत है कि इसके ऊपर वो फिल फॉर नोटिस लें। यानी आपने जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर डाल दी है कि नैब की कार्रवाई उनकी वजह से है, अपोजिशन कहती है, और अगर नहीं है जो आपके खिलाफ हो रहा है तो वो साबित करें और ये काम करें। तो ये साबित करने के लिए वज़ीर आज़म ने ये कार्रवाई रुकवानी। हम तो ये समझते हैं कि इस बात की ज़रूरत बनती जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें जो हैं अवाम देख रही है, और एक तासर जो कायम होता चला जा रहा है उसको तो दुरुस्त करना पड़ेगा ना। ये जिम्मेदारी तो वज़ीर आज़म की बनती है।
अच्छा, और चीमा साहब ने ज़रा कहा कि हम बाद में देख सकते हैं पंजाब और मरकजी हुकूमत के हवाले से, मगर अभी आप लोगों के मामला ठीक हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप बतौर इत्तेहादी भी अभी से ही सोच रहे हैं इस हवाले से, आप टाइम देंगे हुकूमत को? देखें, वक्त की ज़रूरत जो है वो वक्त के ऊपर ही बयान की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि हमारी नीयत पर आज भी कोई अगर शक कर रहा है तो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल एक ऐसा अमल कर रहा है जो मेरे ख्याल में कोई किसी को यकीन में आने वाला नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका तदारक होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर साफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया। ये बातें तो हो रही थी कि नैब एक्टिव होगा, ये इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ अचानक जो एक्टिव हो गया है और जो बातें अपोजिशन के कहा करती थी वो आज नज़र आ रहा है उनकी दरख्वास्त में परवेज़ लाई साहब के हवाले से कि सियासी इंजीनियरिंग करता है ये इदारा, 20 साल पुराना केस है, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल होता है और सियासी किरदार महदूद करने के लिए। एग्जैक्टली नैब क्या चाह रहा है? ये जो सारा का सारा मामला हुआ है ये हो क्या रहा है? आपने कुछ महीने पहले डीजी नैब लाहौर का एक इंटरव्यू किया था, तो उस इंटरव्यू में जब आपने एक सवाल किया था परवेज़ लाई और मोनस लाई साहब पर मुकदमात के हवाले से, तो उन्होंने आपको बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि उनके पास वो तमाम मुकदमात जो हैं इनके वो सेफ पड़े हुए हैं और वो 2000 के केस हैं और वो अब सिर्फ उन्होंने ये पता करना है कि पाकिस्तान से बाहर जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहाँ से बनाई गई हैं। तो नैब जो है वो उसने चौधरी बरादरान के खिलाफ जो केसेस हैं वो मुशर्रफ दौर से संभाल के रखे हुए हैं, तो जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो इनको निकालते हैं और कुछ दिनों के लिए इनको इधर उधर दिखाते हैं और उसके बाद जब उनका काम हो जाता है मेरे ख्याल से तो फिर ये केस वापस जो है ये फाइल में रख दिए जाते हैं। तो अब ये बिल्कुल जो आज लाहौर हाई कोर्ट में जो उन्होंने पिटीशन फाइल किया, अगर आप उसको गौर से पढ़ें तो उसमें उन्होंने ये लिखा है, लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि नैब जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है और साथ ही साथ उन्होंने डिटेल लिखी है कि किस तरह जो नैब का तफ्तीशी अफसर था उसने ये कहा कि ये केस जो है ये बनता ही नहीं है, ये फाइल क्लोज की जाए, लेकिन अभी तक फाइल क्लोज नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो नैब था इसको एक तरफ मुस्लिम लीग काफ बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था और बज़ाहिर उस वक्त जो चौधरी बरादरान थे कुछ अरसे तक परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो नैब थी उसने इनको विक्टिमाइज किया, लेकिन फिर इनके खिलाफ उनको कोई सबूत वगैरह नहीं मिला, कुछ इनके भी इख्तिलाफात थे मुस्लिम लीग नून के साथ, लिहाजा इन्होंने मुनासिब समझा कि मुशर्रफ साहब के साथ चलेंगे, फिर ये मुशर्रफ साहब के साथ चले गए। उसके बाद फिर जब पीपल्स पार्टी का दौर आया तो कुछ अरसा पीपल्स पार्टी के साथ इनके मामला ठीक नहीं थे, फिर ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हुकूमत में शामिल हो गए। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून का दौर आया तो उसमें उस वक्त ये उसमें उनकी हुकूमत में शामिल नहीं हुए और अब तो ये शुरू से ही इमरान खान साहब के इत्तेहादी हैं। तो आप ये देखें जो मुस्लिम लीग काफ के जो बहुत से रहनुमा जो प्राइवेटली बात कर रहे हैं वो यही है, अभी तक उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात नहीं की, प्राइवेटली वो यही बात कर रहे हैं कि दरअसल वजीर आजम इमरान खान इनसे नाराज हैं और नैब का जो इदारा है उस पर असल कंट्रोल जो है वो वजीर आजम इमरान खान साहब का है। उन्होंने न सिर्फ ये कि चौधरी बरादरान के खिलाफ मुकदमात शुरू कराए हैं बल्कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने, आपको याद होगा कि पिछले साल उन्होंने अपने ही पार्टी के कुछ जो वुज़रा थे उनके खिलाफ भी पंजाब में मुकदमात शुरू करवाए थे। ये वो वुज़रा थे जो पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे, तो जब उनके इन वुज़रा के खिलाफ मुकदमात नैब ने दोबारा शुरू किए, अलीम खान साहब थे, सब्तैन खान थे, तो उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ जो बिकरिंग थी वो ख़त्म हो गई, अब मामला ठीक हो गया। तो अब अगर परवेज़ लाई साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब के खिलाफ दोबारा इन्होंने अगर मुकदमात शुरू किए हैं तो इसकी बज़ाहिर तो वजह यही नजर आ रही है कि ये नैब को कहीं ना कहीं से कहा गया कि आप ये मुकदमात दोबारा शुरू करें, इसलिए कि ये खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो पुराने इख्तिलाफात थे वो ख़त्म हो चुके हैं और मुस्लिम लीग काफ के और तहरीक इंसाफ के इख्तिलाफात जो हैं वो बढ़ चुके हैं। अब आप देखें ना कि कुछ अर्सा पहले तक जो मुस्लिम लीग काफ के साथ तहरीक इंसाफ के मामला तय करने वाली जो कमेटी थी उसके सरबराह जो है वो जहांगीर तरीन थे और फिर उनको हटा दिया गया। तो पहले जहांगीर तरीन साहब को उस कमेटी से हटाया गया और अब तो बराह रास्त चौधरी बरादरान के साथ ही जो है वो एक इख्तिलाफ शुरू हो गया है। तो आज उनकी पार्टी के जो वजीर हैं तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने खुलकर जो बातें की हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि अगर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का हमारी इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं किया जाएगा तो हम ना सिर्फ पंजाब से बल्कि वफाकी हुकूमत से भी मुस्तफ़ी हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि
कोई ना कोई चौधरी बरादरान को कोई एक टफ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है और उनका ख्याल है कि जिस तरह माजी में चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब के जरिए कुछ मुकदमात दोबारा खोलकर तो उनको राम कर लिया गया था, तो शायद इस दफा भी वो राम हो जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि इस दफा शायद गलत शॉट खेली गई है और इसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। हामिद साहब, एक और बात कही जा रही है, वज़ीर शेख रशीद साहब की तरफ से कहा गया कि ईद के बाद नैब बतौर टार्जन उसकी वापसी होगी और दो तरफा कार्रवाइयाँ होंगी। अभी ईद से पहले ही परवेज़ लाई साहब ने नैब के हवाले से ये बात कर दी है सियासी इंजीनियरिंग वाली, मगर ये जो शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं कि दो तरफा कार्रवाइयाँ होंगी, ये बात पहले भी हुई है मगर फिर प्रैक्टिकली हुआ नहीं ऐसा। चेयरमैन नैब ने जावेद चौधरी साहब के साथ जो इंटरव्यू का मामला है उसमें कहा था फिरदौस आशिक ऐवान, हेलीकॉप्टर केस और परवेज़ खटक, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी, केस तैयार है, इन सबको जवाब देना होगा। फिर उनकी वीडियो चली ताहिर खान साहब के टीवी चैनल पर जो कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी थे और वो फिर केसेस का कुछ नहीं हुआ। फिर एक दफ़ा उन्होंने तकरीर की कुछ अरसे बाद, उन्होंने कहा कि अब हवाओं का रुख बदल रहा है और दो तरफा हवाएं चलेंगी, हवाओं का रुख बदल रहा है। एक हफ्ते बाद वो अपने बयान से बदल गए, हवाओं का रुख नहीं बदला। अब शेख रशीद साहब ये बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई कुछ होगा, कोई टार्जन की दो तरफा वापसी होगी? अब तो इत्तेहादी कह रहे हैं, आप सियासी इंजीनियरिंग करते हैं, जो कुछ चीफ जस्टिस ने कहा था, जो कुछ ओपोजिशन कहती थी, अब इत्तेहादी कहने लगे हैं नैब के बारे में। देखिए, अब ये बात तो शेख रशीद साहब कर रहे हैं ना बार बार, और शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि ईद के बाद नैब टार्जन बन जाएगी, और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि ये मेरी जो भी गुफ्तगू है, ये मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मेरी बातें हुई हैं, वो उनका हवाला भी देते हैं। तो अब ये उनका दावा है, तो अगर उनकी बात को हम दुरुस्त तस्लीम कर लें कि ईद के बाद वाकई नैब जो है वो दो तरफा टार्जन का किरदार अदा करेगा, तो इसका मतलब साफ साफ मुझे यही नजर आ रहा है कि एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुस्लिम लीग नून के कुछ और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो इंक्वायरी, और इसी तरफ चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज लाई जो हैं, ये उनकी तरफ भी नैब जो है वो बढ़ेगी। अब इसमें यह जरूरी नहीं है, देखें अब तो सारी दुनिया को पता है कि नैब ने जब किसी को गिरफ्तार करना होता है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसने कोई करप्शन की हो या उसके खिलाफ कोई मुकदमा हो। आपके सामने है, मीर शकील रहमान साहब के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन वो पिछले 50-55 दिन से नैब की हिरासत में है और अब उनको जेल भेज दिया गया। ये इसी तरह शाहिद हकान अब्बासी के साथ हुआ, इसी तरह एहसन इकबाल के साथ हुआ। तो ये मुझे लगता है कि अब इसी तरह ये जहांगीर तरीन के साथ और चौधरी बरादरान के साथ करेंगे। और प्राइवेटली जो मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा जो बात कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि ये आज आप हाई कोर्ट में क्यों चले गए और आपने पिटीशन क्यों फाइल कर दी? उन्होंने कहा जी कि अगर हम हाई कोर्ट में ना जाते तो ये हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा खामोशी के साथ एक मंसूबा बना रहे थे, हमें कोई ये एक सरप्राइज देना चाह रहे थे, लेकिन हमने इनके सरप्राइज को काउंटर किया है। तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो एक दूसरे के खिलाफ साफारा हो चुके हैं। जहांगीर तरीन साहब जो है उनके खिलाफ जो 25 अप्रैल तक एक रिपोर्ट सामने लाने का दावा किया था, वजीर आज़म इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था, वो दावा पूरा नहीं हो सका। उसमें अब ऐसा लग रहा है कि जी जो इंक्वायरी कर रही थी टीम, उसमें FIA के कुछ अफराद जो हैं वो बीमार हो गए हैं और 2-3 हफ्ते और मजीद डिले हो गई है। जाहिर बात है जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो भी काफी इन्फ्लुएंशियल आदमी है और अब बरादरान के ऊपर हालांकि कोशिश की गई है वो हाई कोर्ट, लेकिन यही नैब जो है बाई हुक एंड क्रुक, कोई उनके पास सबूत हो ना हो, कोई मुकदमा हो ना हो, वो किसी की ख्वाहिश पर लब्बैक कहते हुए हर सूरत में इसको सबक सिखाना है, तो नैब जो है वो सबक सिखाएगा। क्योंकि नैब तो परवेज मुशर्रफ के दौर से ही यही काम कर रहा है कि जो हुक्मरान वक्त वो करना, बाजू मरोड़ना चाहता है तो नैब के जरिए मरोड़ता है, और नैब ये बास ने खूबी सरंजाम दे रही है पिछले 20 साल से। बहुत शुक्रिया। आमिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतसाब के नाम पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी और अब जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, पहले अदालत ने, अपोजिशन और अब इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि जो एहतसाब का इदारा है वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है।